हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का दिन भर की बड़ी खबर के बीच, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान और इजराइल के बीच भारत करा सकता है दोस्ती, क्यों कह रहा है इजरायली थिंक टैंक, क्या कहा है इसने, संयुक्त राष्ट्र में सीट होगी पक्की, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, तो वहीं बताएंगे क्या जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, किस बात से घबराए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों से अचानक करने लगे ये अपील, क्या अपील करने लगे तो वही बताएंगे। निशान बना देने से जमीन दूसरे की नहीं हो जाती, जी हां, अरुणाचल में चीनी कब्जे के दावे पर इस मंत्री का सबसे बड़ा बयान दोस्तों, तो वही बताएंगे। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एलएनजी को लेकर सबसे बड़ी डील, न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बन गई बात, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ईरान और इजराइल के बीच भारत करा सकता है दोस्ती, आखिर क्यों कह रहा है इजरायली थिंक टैंक, बता दें। मध्य पूर्व के दो कट्टर दुश्मनों इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग शुरू होती है तो मध्यस्थता के लिए दोनों पक्ष जिस पर भरोसा करेंगे वो चीन, रूस या अमेरिका नहीं बल्कि भारत होगा दोस्तों। वाकई में आप थोड़े चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। इजरायली थिंक टैंक ने ऐसा माना है, थिंक टैंक का ऐसा मानना है और इसके पीछे मजबूत वजह भी है। ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। 1947 से पहले भारत की सीमाएं ईरान के साथ जुड़ती थी, आज भी दोनों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। खास तौर पर ऊर्जा और ढांचा निर्माण के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में ईरान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का 10 साल के लिए संचालन अधिकार हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां ईरान से सस्ता तेल खरीदती हैं दोस्तों। हाल के वर्षों में भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को भी मजबूत किया है, दोनों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग स्थापित है। यरूशलेम स्ट्रेटेजिक ट्रिब्यून में 1 लाख के अनुसार हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ज ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात की थी। कार्ज ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की। उन्होंने भारत से ईरानी आक्रमण को विफल करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जुड़ने का भी आग्रह किया। ऐसे में ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अपना भारत लगातार मजबूत और सशक्त बनता जा रहा है। तो वहीं बता दें, क्या जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, किस बात से घबराए उमर और महबूबा मुफ्ती लोगों से करने लगे ये अपील दोस्तों। 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सैकड़ों निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में सरकार बनाने में इन निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका होगी। चुनाव विशेषज्ञ राशिद राहिल कहते हैं कि चुनावी मैदान में इस बार दर्जनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं। दशकों के बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। 1986 के बाद इतने सारे निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लोकतंत्र का एक बड़ा संकेत है। जब वोट बटेंगे तो जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने में इन निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंकड़ों के अनुसार इस बार चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों में से 44% निर्दलीय हैं, जो चुनाव के बाद के परिदृश्य में संभावित किंग मेकर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का कहना है कि यहाँ कोई भी निर्दलीय नहीं है, हर कोई किसी से जुड़ा हुआ है। उमर अब्दुल्ला को भी निर्दलीय उम्मीदवारों पर संदेह है और गंदरबेल में जेल में बंद एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा संदेह था कि दिल्ली मुझे चुप कराने की कोशिश करेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशिद सलाखों के पीछे से अभियान चलाने में सक्षम थे, ये इस बात को दर्शाता है कि वे किस हद तक जा सकते हैं। तो वहीं बता दें, महबूबा मुफ्ती तक ने कहा कि संसदीय चुनावों में भाजपा के प्रॉक्सी विफल रहे और अब केंद्र ने जेल में बंद राशिद की पार्टी AIP को निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ आगे रखा है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि वे जाल में ना फंसे और अगर वे जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हैं तो केवल PDP, NC और कांग्रेस को वोट दे। ऐसे में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के इस रिक्वेस्ट से ये क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ इनके दिल में बैठ गया है और कहीं ना कहीं ये डर दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बना सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वही बता दें, निशान बना देने से जमीन दूसरे की नहीं हो जाएगी। जी हाँ, अरुणाचल में चीनी कब्जे के दावे पर किरेन रिजिजू का सबसे बड़ा बयान दोस्तों। चीन की अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि ऐसे पेंट के जरिए निशान बना देने का मतलब ये नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारी और चीन की सीमा पर कई अनिर्धारित जगह हैं, इनका अभी तक कोई आधिकारिक सीमांकन नहीं हुआ है, इसीलिए इन जगहों पर दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले रिजिजू ने कहा कि इस पेट्रोलिंग के दौरान कई बार सेना के जवान आपस में टकराते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने PTI से बात करते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन नहीं ले सकता। भारत और चीन के बीच में कई किलोमीटर की सीमाएं ऐसी हैं जिस पर कोई मार्किंग नहीं हुई
हुई है, इसके कारण ये ओवरलैपिंग होती है। इस इलाके में उन्हें कुछ भी स्थायी निर्माण बनाने की अनुमति नहीं है। हमारी सेना भी वहाँ पर मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही है। बिना मार्किंग वाली जगहों पर केवल कुछ पेंट कर देने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या आप भी दोस्तों किरण रिजिजू की इस बात से सहमति दर्शाते हैं? बताइएगा जरूर। तो वही बता दें, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एलएनजी को लेकर हुई बहुत बड़ी डील, न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बन गई बात। दोस्तों अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सालाना 10 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई करेगी। इसके लिए आईओसी ने तीसरे एलएनजी आपूर्ति सौदे पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की कंपनी एडनॉक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने कहा कि एडनॉक अपने रूवेस एनर्जी प्रोजेक्ट से 15 साल तक 10 लाख टन एलएनजी की सप्लाई करेगी। एक साल से कुछ अधिक समय में एडनॉक और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के बीच ये तीसरा एलएनजी आपूर्ति समझौता है। जी हां, एडनॉक गैस ने पिछले साल जुलाई में सालाना 12 लाख टन तक एलएनजी निर्यात के लिए आईओसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए जितनी विदेशी ताकतें आज भारत के सामने नतमस्तक होती नजर आ रही है, क्या किसी अन्य पार्टी की सरकार में, क्या किसी अन्य प्रधानमंत्री के सामने ऐसा हो सकता है? दोस्तों क्या ऐसा संभव है? आप लोग कारण के साथ जवाब दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार ने आखिर क्यों मांगी हिंदू अधिकारियों की सूची? बड़े पदों से हटाने की तैयारी तो नहीं? बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक ऐसी चिट्ठी जारी की जिससे यहाँ रह रहे हिंदू अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों में काम कर रहे हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची मांगी है। इस सूची में देश के सभी मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले हिंदू धर्म से संबंधित समान रैंक के अधिकारी और उससे ऊपर के संयुक्त सचिवों तथा अन्य कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान हिंदू संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर बांग्लादेश में कई विभागों में हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए बांग्लादेश के अंतिम सरकार की ओर से आए इस आदेश को लेकर हिंदू अधिकारियों में दहशत का माहौल है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से 27 अगस्त को एक आदेश सभी अलग अलग मंत्रालयों को भेजा गया। इस आदेश के मुताबिक मंत्रालयों से कहा गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची सरकार को सौंपी जाए। तो वहीं दोस्तों बता दें, ये तो मोहम्मद यूनुस की भी नहीं सुन रहे। जी हां, शेख हसीना को भारत से जबरन लाने पर अड़े चीफ प्रोसिक्यूटर। दोस्तों शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागे 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी बांग्लादेश के पूर्व पीएम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी देश में इस वक्त पीएम तो यूनुस है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई और ही बैठा है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें वहां हो रही हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के नए चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम देश में एक अलग ही लाइन पकड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हसीना की गिरफ्तारी के लिए वो आईसीटीसी में आवेदन देंगे ताकि उन्हें भारत से लाया जा सके। तो वहीं बता दें, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ किया समझौता। सुखोई 30 MKI जेट के इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए की हुई डील। दोस्तों भारतीय वायुसेना के मजबूत विमान बोले तो सुखोई 30 MKI विमान के लिए रक्षा मंत्रालय ने 240 एरो इंजन की खरीद के लिए सरकारी एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। जानकारी के मुताबिक एरो इंजन का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन की तरफ से किया जाएगा और उम्मीद है कि सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करेगा। जी हाँ, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं बता दें, जयशंकर जी ने खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की हैं द्विपक्षीय बैठकें। दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को खाड़ी देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की, जिस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की तथा उन्हें और अधिक गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल होने के लिए 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में रविवार को सऊदी अरबिया की राजधानी पहुंचे। GCC एक प्रभावशाली समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और कुवैत शामिल है। GCC देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 2022-23 में 184.46 अरब डॉलर रहा। जयशंकर ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान
बिन जासिम अल सानी से मुलाकात की, जो विदेश मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो वहीं बता दें, भारत के साथ खेला क्यों कर रहा है अमेरिका, उड़ता टैंक देने में कर रहा देरी, आखिर अपाचे हेलीकॉप्टर का इंतजार कब होगा खत्म। दोस्तों, भारतीय सेना को अमेरिकी बोइंग अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में मिल सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता के चलते इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है। लंबे इंतजार और कई असफलताओं के बाद ये होने जा रहा है, जिसने भारत के रक्षा बलों की परिचालन तत्परता को प्रभावित किया है। द संडे गार्डियन ने रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से बताया है कि शुरुआत बैच में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होने की उम्मीद है। बाकी 3 हेलीकॉप्टर पहले बैच की डिलीवरी के 3 से 4 महीने बाद भारत आने का अनुमान है। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी PTI के अध्यक्ष गौहर खान हुए गिरफ्तार, मारवात और शोएब शाहीन भी अरेस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के करीबियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, PTI चीफ गौहर खान और शेर अफजल मारवात को गिरफ्तार किया। इमरान खान को कमजोर करने की गई कोशिश। बता दें, इस्लामाबाद पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले PTI के तेज तर्रार नेता शोएब शाहीन और शेर अफजल मारवात को भी हिरासत में ले लिया गया था। PTI नेता शेर अफजल मारवात को उनके सुरक्षा गार्ड के साथ संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक PTI नेता को सचिवालय पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। बता दें कि रविवार को PTI कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस्लामाबाद में रैली की थी और इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों और मारवात के गार्ड के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद PTI नेता के एक गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं मारवात की गिरफ्तारी के बाद PTI नेता शोएब शाहीन को भी इस्लामाबाद पुलिस ने उनके कार्यालय से हिरासत में लिया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चीन के साथ एक बार फिर युद्धाभ्यास करेगा रूस, भारत की बढ़ेगी टेंशन, कैसे निपटेगी इनसे मोदी सरकार। बता दें, चीन और रूस में बढ़ रही दोस्ती को लेकर भारत सशंकित है। ये दोनों देश एक बार फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने दी है। चीन की आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया कि रूस की सेना सितंबर में जापान सागर और ओखोटस्क सागर में चीन द्वारा आयोजित अभ्यास में शामिल होने के लिए नौसेना और वायुसेना भेजेगी। शिन्हुआ ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य चीनी और रूसी सेनाओं के बीच रणनीतिक समन्वय के स्तर को गहरा करना और सुरक्षा खतरों का संयुक्त रूप से जवाब देने की उनकी क्षमता को बढ़ाना है। चीन और रूस के बीच लगातार मजबूत होते सैन्य संबंध से भारत टेंशन में है। भारत की चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है, दोनों देशों के बीच पुराना सीमा विवाद है और ये युद्ध भी लड़ चुके हैं। वहीं रशिया भारत का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार और हथियारों का सप्लायर है। ऐसे में भारत को डर है कि रूस के करीब आने से चीन की सैन्य शक्ति बढ़ सकती है, जिसका सीधा नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। तो वहीं रूस की मजबूरी है कि वो चीन को साथ लेकर चले। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार चीन के साथ दोस्ती मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए इस मुद्दे पर क्या है विकल्प, तो आपको बता दें, रूस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भारत ने भी विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। यही कारण है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे। भारत हथियारों के आयात में भी विविधता ला रहा है और रशिया से निर्भरता को तेजी से कम कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत रूस विरोधी किसी समूह का हिस्सा नहीं बन रहा और पर्याप्त दूरी बरत रहा है। लेकिन भारत हर तरीके की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और यही सबसे बड़ी कूटनीति भारत की रंग ला रही है। तो वही बता दें, राहुल गांधी की अमेरिका में जाकर फिर फिसली जुबान, भारत की राजनीति पर उठा दिए सवाल, RSS पर भी साध दिया निशाना। बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि RSS का मानना है कि भारत एक विचार है, वहीं हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। ये लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव में तब और स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो समझा वो ये था कि जो कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वो हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। इसीलिए संसद में अपने पहले भाषण में मैंने अभय मुद्रा के बारे में बात की। ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त ना कर सकी, वे नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, नेता विपक्षी राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दूसरी बात यह हुई कि भाजपा का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। यानी कि दोस्तों, इन्होंने अमेरिका में जाकर टेक्सास विश्वविद्यालय में जमकर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS संघ की आलोचना की। तो वहीं आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की आलोचना पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कभी भारत का अपमान नहीं किया। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी और RSS का आलोचना
घोषणा करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और वहीं भारत में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का यहां से बचाव करते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर, हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान को मिला भगोड़े, जाकिर नाइक का साथ आखिर चल रही थी इनकी कौन सी प्लानिंग, बता दें कश्मीर में जमात चुनाव के जरिए अपने कट्टरपंथी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब वक्फ संशोधन बिल को मोदी सरकार के विरोध को तेज करने की साजिश रची जा रही है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और अब इस साजिश में भारत के भगोड़े आतंकवादी जाकिर नाइक का रोल भी, भूमिका खुलकर सामने आ रही है, या यूं कहे कि खुलकर भूमिका सामने आ चुकी है। जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में जाकिर कहता है कि भारत के मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना चाहिए। वहीं इस वीडियो के साथ जाकिर नाइक ने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया ताकि उससे प्रभावित लोग उस बिल के खिलाफ अपना मत दे सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जाकिर नाइक भी उसी वक्त मुसलमानों को भड़काने के मकसद से आया है जब हैदराबादी भाईजान ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर माहौल बना रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली में बोलते हुए ओवैसी ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा कि ये गंदी नाली के कीड़े ये साजिश रच रहे हैं, इनका मकसद ही ये है कि किसी न किसी तरह ये वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओवैसी किसको गाली दे रहे हैं और गाली देकर वो किसे खुश करना चाह रहे हैं। आखिर वक्फ बिल में ऐसा भी क्या है कि बौखलाहट में ओवैसी अपनी सारी हदों को पार कर रहे हैं, लांग रहे हैं। क्या ये कोई स्ट्रेटजी है जिसमें अब भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की एंट्री भी हो गई है। भगोड़े जाकिर नाइक का कहना है कि ये मोदी सरकार की साजिश है। ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा हो गया। विदेश में बैठकर भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक वक्फ बोर्ड पर बिल पर जो बोल रहा है वही तो ओवैसी भारत में बोल रहे हैं, एकदम सेम टू सेम। ओवैसी के लिए वक्फ संशोधन बिल साजिश है, जाकिर नाइक भी संशोधन बिल को साजिश कहता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश ने दिया तगड़ा झटका। दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली की सप्लाई पर लगा दी रोक, पलटा शेख हसीना का फैसला। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कथित तौर पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को हिल्सा मछली का निर्यात बंद करने का फैसला किया है। यूनुस सरकार के इस आदेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा चालू की गई स्वस्थ परंपरा समाप्त हो गई है। हसीना सरकार सद्भावना के तौर पर हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच भारत को पंधा हिल्सा मछली की खेप भेजा करती थी। इस खेप से बंगला, भद्र लोग, दशहरा जैसे त्योहारी मौसम में स्वादिष्ट पद भर इलिश, हिल्सा को बंगाल में इलिश कहा जाता है, उसका आनंद लिया करते थे। लेकिन जो इस बार मुश्किल हो सकता है और इसके लिए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस के खास ने कर दिया है वो बड़ा ऐलान। तो वहीं बता दें, ईरान ने रूस को भेजी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, इजराइल खुश और यूक्रेन हुआ परेशान। ऐसा क्यों दोस्तों, बता दें, ईरान ने रूस को सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं और ये दावा यूक्रेन के अधिकारियों ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए ईरान के समर्थन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इससे इजराइल के लिए खुशी की बात बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ये माना जा सकता है कि ईरान हाल फिलहाल में इजराइल पर हमला करने की नहीं सोच रहा। तो वहीं यूक्रेन के लिए इसे खतरे का संकेत बताया जा रहा है। रूस इन बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में हमलों को बढ़ा सकता है। रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था और तब से अब तक जंग जारी है। तो वहीं बता दें, कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की किसने रची साजिश, आईएस के खुरासान मॉड्यूल पर गहराया शक। दोस्तों, कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएस खुरासान मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों को शक गहराता जा रहा है। इसी वजह से आईबी, एनआईए, यूपी, एटीएस समेत कई एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल दिया है और साजिश से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल एजेंसियों को कोई अहम सुराग नहीं मिला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये रेलवे पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ लोग भारत की विकास यात्रा में बन रहे हैं बाधा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग भारत का विकास नहीं चाहते हैं, वो भारत की विकास यात्रा में बाधा बन रहे हैं, लेकिन इन लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक डॉक्टर मिलिंद पराडकर द्वारा लिखित तंजावरचे मराठे नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन इसे धर्म और धार्मिकता की शक्ति का उपयोग करके निपटाया गया था। वहीं बता दें, चीन में खुलेंगे विदेशी अस्पताल, भारतीय कॉर्पोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश को तैयार, चुनौतियां लेकिन है अपार। जी हां, अब चीन के भी कुछ शहरों में विदेशी अस्पताल खोलने की तैयारी है। चीन सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक विदेशी निवेश से ये अस्पताल बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, नानजिंग, सुजो, फुजो, गुआंगजो, शेनजेन और पूरे हैनान द्वीप में खोलने की अनुमति दी जाएगी। चीन के इस कदम के बाद भारत
भारतीय सका कारपोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्साह है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई कॉर्पोरेट घराने यहाँ निवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि भारतीय और विदेशी कॉर्पोरेट को चीन में निवेश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बता दें, महाराष्ट्र के सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली से होगा। अमित शाह ने बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की पार्टी एनसीपी को बुलाया है। दोस्तों, बीजेपी नेता अमित शाह के 2 दिन के दौरे में यह तस्वीर साफ हो गई है कि महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार गठबंधन कायम रहेगा। इसके अलावा इनके साथ जुड़े दूसरे छोटे छोटे दल भी बने रहेंगे। अमित शाह ने सरकारी निवास स्थान सह्याद्री में हुई बैठक में कहा कि 3 प्रमुख दल सीट बंटवारे पर चर्चा कर लें और तीनों दलों के प्रमुख दिल्ली आए, वहां पर फाइनल करेंगे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि तीनों दलों के बीच किसी प्रकार का संदेह ना हो। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, वो गलतियां विधानसभा चुनाव में ना दोहराई जाएं। तो वहीं बता दें, असम में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। जी हाँ, मियां मुस्लिम बुलडोजर पर एक्शन जैसे बयान देते हुए दिया जवाब। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आपको बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों के साथ जुड़ी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी। ये भी आपको बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको अभी ऐसी खबर बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में कुछ इलाके मिनी बांग्लादेश कहे जाने लगे हैं? जी हाँ, ये वो इलाके हैं जहाँ बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। ये अवैध घुसपैठिए दीमक की तरह धीरे धीरे कई हिंदू मंदिरों की जमीनों पर आधिपत्य कर चुके हैं, कब्जा जमा चुके हैं। आज हम आपको असम के बारपेटा के बारे में बता रहे हैं, जहाँ कई हिंदू मंदिरों की जमीनों पर अवैध घुसपैठियों का कब्जा है और इन इलाकों में हिंदू परिवारों का जाना खतरे से खाली नहीं। अब ऐसे में असम में अवैध घुसपैठियों पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं वहाँ के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा। उन्होंने जी न्यूज से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम में मियां मुस्लिम कोई अपमानजनक नहीं बल्कि सम्मान शब्द है। ये असेंबली में पारित हुआ शब्द है। अगर वे इस पर आपत्ति करेंगे तो वे ये शब्द कहना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हिंदू मुस्लिम समेत किसी भी समुदाय में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन सच ये है कि असम के मूल निवासी हिंदुओं को उनकी ही जमीन पर धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, जिसको हम नहीं होने देंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने झूठ बोला, हमें पैसों की पेशकश की गई। जी हाँ, कोलकाता कांड की पीड़िता की मां का सबसे बड़ा दावा। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजे की पेशकश की गई थी। सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। दरअसल ममता ने उन आरोपों से इनकार किया है कि ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसके जवाब में पीड़िता की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा और आप अपनी बेटी की याद में कुछ बनवा सकती हैं। इस पर मैंने कहा कि जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा तब हम आपके कार्यालय आएंगे और मुआवजा लेंगे। तो वहीं बता दें, इस दिवाली पटाखे फोड़ने वालों के लिए खैर नहीं दोस्तों, बेचने पर लगी रोक, ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, दिवाली का नजदीक आते ही लोगों के मन में पटाखे, नए कपड़े और मिठाई का ख्याल आने लगता है। लेकिन दिल्ली में इस साल भी पटाखों की बिक्री, उत्पादन और स्टोरेज पर रोक लगा दी गई है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन रहेगा। ये बैन 1 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। दोस्तों, सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। तो वहीं बता दें, नितिन गडकरी ने कहा कि 2 साल के भीतर पेट्रोल और डीजल के बराबर होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत। दोस्तों, गडकरी ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री द्वारा ईवी पर सब्सिडी देने में कोई समस्या नहीं है। इससे पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि ईवी निर्माताओं को अब सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्पादन की लागत कम हो गई है और उपभोक्ता अब अपने दम पर इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।